बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ई कॉमर्स एंड वेब टेक्नोलॉजी की लेक्चर नंबर 3 में खुश आमदीद। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ई कॉमर्स की टाइप्स के बारे में पढ़ाया था कि ई कॉमर्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो है बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। यानी जब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिज़नेस का इदारा या कोई कस्टमर जब ट्रेडिशनल बिज़नेस को छोड़ के ई कॉमर्स की तरफ आता है, तो उस कस्टमर को या उस ऑर्गेनाइजेशन को ई कॉमर्स के क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। हमारा जो पहला पॉइंट है, यानी जो पहला बेनिफिट है ई कॉमर्स का, वो है ओवरकम जोग्राफिकल लिमिटेशंस। यानी हमारे पास जब आप ट्रेडिशनल बिज़नेस करते हैं तो आपके पास एक लिमिटेशंस होती हैं, जोग्राफिकल लिमिटेशन जिसे कहते हैं। यानी आपका कोई स्टोर है, फिज़िकल स्टोर, तो आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज एक लिमिटेड एरिया तक सर्व कर सकते हैं, और आप उस एरिया से बाहर निकल के किसी और एरिया में या किसी और सिटी में या किसी और कंट्री में अपने प्रोडक्ट को सेल या वहाँ से बाय नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है तो आप अपनी प्रोडक्ट को उस एरिया से बाहर भी क्या पहुंचा सकते हैं, यानी उसको सर्व कर सकते हैं। पढ़ लेते हैं इसको। इफ़ यू हैव अ फिजिकल स्टोर यू आर लिमिटेड बाय द जोग्राफिकल एरिया दैट यू कैन सर्विस। विद द ई कॉमर्स वेबसाइट द होल वर्ल्ड इज़ योर प्ले ग्राउंड। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है गेन न्यू कस्टमर विद सर्च इंजन विजिबिलिटी। नॉर्मली जब आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं तो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन की ये कोशिश होती है कि जब भी कोई भी कस्टमर किसी सर्च इंजन या जैसे google.com उसके ऊपर उसको सर्च करे, तो उसकी जो वेबसाइट है वो सर्च में टॉप पे आए, या उसकी जो वेबसाइट है उसको प्रायोरिटी दी जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कस्टमर उसको विज़िट कर सकें और वहाँ से कोई बाय कर सकें। तो इसके लिए जो मुख्तलिफ जो कंपनीज़ है या ऑर्गेनाइजेशंस है, वो अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम वेबसाइट को सर्च इंजन के ऊपर प्रायोरिटी दे सकते हैं बाकी वेबसाइट्स के ऊपर। तो इससे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास न्यू कस्टमर्स इजीली आपके पास आ जाते हैं और आपकी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट करते हैं। तीसरा हमारे पास जो पॉइंट है वो है लोअर कॉस्ट। लोअर कॉस्ट का मतलब है कि आप जब ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं तो आपके पास जो कॉस्ट है वो बहुत लो हो जाती है, कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो बिलिंग करते हैं, बिलिंग हो गया, या पेमेंट्स या इन्वेंट्री मैनेजमेंट या अदर ऑपरेशनल प्रोसेस जैसे मैनेजमेंट हो गया, ये सारी जो है ना वो काम जो है वो कम हो जाते हैं किसी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट को रन करने के लिए। तो इस तरह आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को की जो कॉस्ट है वो कम कर सकते हैं। एलिमिनेट ट्रेवल टाइम एंड कॉस्ट। It is not unusual for customer to travel long distance to reach their preferred physical store. E-commerce allows them to visit the same store virtually with just few mouse clicks. For example, एक कस्टमर है और वो किसी स्टोर से कोई चीज़ बाय करना चाहता है, लेकिन वो स्टोर से काफ़ी दूर है और उसके लिए वहाँ पे जाना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और उस पर उसका काफ़ी कास्ट आ सकता है। तो अगर उस स्टोर के लिए उन्होंने कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है तो वो कस्टमर जो है ना अपने घर बैठे हुए उस स्टोर को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर उस स्टोर को एक्सेस कर सकता है और वहाँ से कोई भी चीज़ बाय कर सकता है। तो इस तरह उस स्टोर को भी फ़ायदा होगा और उस कस्टमर को भी फ़ायदा होगा। तो हमारे पास चौथा बेनिफिट था ई कॉमर्स का। 5 पॉइंट है लोकेट द प्रोडक्ट क्विकर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कस्टमर है और उसको वो कोई प्रोडक्ट सर्च करनी है किसी वेबसाइट के ऊपर, तो नॉर्मली क्या होता है कि वेबसाइट्स
के ऊपर एक सर्च बॉक्स बना होता है जिसमें आप उस वेबसाइट में जो जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सर्च कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वेबसाइट के जो होम पेज है या टॉप पेज है, जो फर्स्ट पेज होता है, उसके ऊपर वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो ई कॉमर्स की वेबसाइट में ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि एक कस्टमर सर्च बॉक्स में जाके उस प्रोडक्ट को सर्च कर सके और अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट को वहाँ से बाय कर सके। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में जाएंगे तो वहाँ पे ये प्रोसेस काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट्स सारी सामने नहीं होती, तो उनको सर्च करना और उनको फाइंड आउट करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन अगर आपके पास ई कॉमर्स है और उसमें आपने कोई वेबसाइट बनाई है, तो वहाँ से आप कोई भी कस्टमर आपके किसी प्रोडक्ट को इजीली सर्च आउट कर सकता है। पढ़ लेते हैं इसका पॉइंट भी। ऑन एन e-commerce website, customer can click or use a search box to narrow down their product search immediately. Some websites remember customer preferences and shopping list to facilitate repeat purchase. फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, वो किसी वेबसाइट से कोई चीज़ जैसे शूज़ हो गया या क्लॉथ्स, वो बार बार अक्सर उसी वेबसाइट से ख़रीदता है और वहाँ पे जाके सर्चिंग भी करता है। तो बाज़ वेबसाइट्स में उन्होंने ये फैसिलिटी दी होती है कि अगर एक कस्टमर जो है वो एक चीज़ को सर्च कर ले, तो जब वो दोबारा आइंदा आके दोबारा वही चीज़ सर्च करेगा तो उसको वो कीवर्ड्स टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वेबसाइट ने उसके जो कीवर्ड्स हैं उसको रिमेंबर कर लिया होगा और उसको दोबारा से वो कीवर्ड्स टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ई कॉमर्स की वेबसाइट में ये फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट्स है वो है प्रोवाइड कंपैरिजन शॉपिंग। नॉर्मली अगर आप ट्रेडिशनल शॉपिंग की तरफ जाएंगे तो आपके पास जो प्राइस कंपैरिजन है, ठीक है ना, या प्रोडक्ट कंपैरिजन है, वो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक प्रोडक्ट एक दुकान से या एक शॉप से ख़रीद रहे हैं, लेकिन आपको वही प्रोडक्ट दूसरी शॉप से जो अगली मार्केट में अवेलेबल है उसका पता नहीं है, वहाँ पे उसकी प्राइस भी कम है, तो आपके लिए ये कंपैरिजन करना थोड़ा सा मुश्किल है। जबकि ई कॉमर्स में ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि आप मुख्तलिफ के जो शॉपिंग कर रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, उसकी प्राइस कंपैरिजन और क्वालिटी कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। तो इस किस्म की फैसिलिटीज़ भी ई कॉमर्स की हमारे पास वेबसाइट में अवेलेबल होती हैं। इसका पॉइंट पढ़ लेते हैं। ई कॉमर्स फैसिलिटेट कंपैरिजन शॉपिंग। देयर आर सेवरल ऑनलाइन सर्विसेज that allow customers to browse multiple e-commerce merchants and find the best prices. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है प्रोवाइड अबंडेंट इंफॉर्मेशन। नॉर्मली हमारे पास किसी प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो काफ़ी लिमिटेड होती है अगर आप ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करें, लेकिन जब आप ई कॉमर्स के बारे में बात करेंगे तो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स में आपको हर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन गिवन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी प्रोडक्ट का प्राइस, उसकी क्वालिटी, उसकी एक्सपायरी डेट, उसका जो है साइज़, कलर एंड सो ऑन, जितनी इंफॉर्मेशन है वो आपको इजीली अवेलेबल होती हैं, जो कि ट्रेडिशनल कॉमर्स में आपको अवेलेबल नहीं होती। तो आपको कस्टमर को ये बहुत फ़ायदा पहुंचाती है ये चीज़। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है रिमेन ओपन ऑल द टाइम। वेबसाइट आपके पास 24 घंटे ऑन रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बाय करनी है और वो प्रोडक्ट जो है वो किसी मार्केट से बाय कर रहा है, अब वो मार्केट बंद हो चुकी है, ठीक है, तो वो इजीली ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जाके वहाँ से वो प्रोडक्ट ख़रीद सकता है। तो इस तरह इस बेनिफिट से मर्चेंट भी फ़ायदा उठाता है कि उसके पास ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाते हैं और जो कस्टमर है उसके लिए भी काफ़ी आसानी होती है कि वो घर बैठे किसी भी टाइम वो प्रोडक्ट अपने लिए मंगवा सकता है। ई कॉमर्स वेबसाइट कैन, इसका पॉइंट पढ़ लेते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट कैन रन ऑल द टाइम। फ्रॉम द मर्चेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स दे रिसीव। फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑलवेज ओपन स्टोर इज़ मोर कन्वीनियंट, यानी कस्टमर के लिए आसानी होगी और मर्चेंट के पास ऑर्डर जो है वो ज़्यादा आएंगे।
क्योंकि 24 घंटे आपके पास वेबसाइट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो ये था हमारे पास कुछ ई कॉमर्स के बेनिफिट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिजिटल पेमेंट मेथड्स। हमारे पास 3 किस्म के पेमेंट मेथड्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे: एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। ये 3 हम यहाँ पे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त सारी दुनिया जो है वो पेपर मनी से डिजिटल मनी की तरफ आ रही है। तो जैसे पाकिस्तान में भी आजकल एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज़ हो रहे हैं। इस तरह सारी दुनिया में इस वक्त स्पेशली यूरोप की जो कंट्रीज़ है वहाँ पे इन कार्ड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो इन कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कार्ड क्या है और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है एटीएम कार्ड। एन एटीएम कार्ड इज़ अ पेमेंट कार्ड issued by a financial institution which enables a customer to access automated teller machine। एटीएम कार्ड एक कार्ड होता है जो कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे एक बैंक वो एक कस्टमर को इशू करता है और उस कार्ड के ज़रिए हम किसी भी एटीएम मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। ATM or automated teller machines are mostly used to withdraw cash। ATM machines किस लिए बनाई गई हैं कि वहाँ से आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। If a bank allows it, you can also make deposits into an account during and outside regular businesses banking hours। For example, इसमें आप अगर कोई डिपॉजिट यानी कोई मनी डिपॉजिट भी करवाना चाहते हैं और आपका बैंकिंग आवर्स उस वक्त नहीं है तो आप एटीएम के ज़रिए ये भी करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बैंक की इजाज़त ज़रूरी है, यानी पहले से आपका कोई एग्रीमेंट होगा तभी आप ये काम कर सकते हैं। दिस कार्ड कैन ओनली बी यूज एट एटीएम एंड रिक्वायर्स अ पिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यानी ये कार्ड सिर्फ एटीएम्स के ऊपर ही यूज़ हो सकता है और इसका एक अपना पिन कोड भी होता है। You can use your ATM card to withdraw money from any ATM machines। यहाँ पे कह रहा है कि आप अपने एटीएम कार्ड को किसी भी एटीएम मशीन के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से मनी विड्रॉ कर सकते हैं। Some of those withdrawals will also cost you if an ATM machine is not part of your bank's network। For example, आपका एक ATM अकाउंट है अलाइड बैंक में, लेकिन आप जो है वो मीज़ान बैंक या किसी और बैंक से के एटीएम से कैश विड्रॉ कर रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पे आपको कोई फ़ीस या कॉस्ट भी वहाँ पे करनी पड़े क्योंकि वो आपका बैंक नहीं है। तो जब आप उनके एटीएम से अपने अकाउंट से कोई पैसे निकलवाएंगे तो वो आपको इसके लिए कोई फ़ीस भी चार्ज करेंगे। वी कैन नॉट परचेज एनीथिंग ऑनलाइन विद एटीएम कार्ड। अच्छा, एटीएम कार्ड में सबसे जो इसका जो आप ये कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज ये है कि इसके ज़रिए आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते, यानी कि आप प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, कोई ऑनलाइन परचेज़ नहीं कर सकते। जस्ट आप इसके ज़रिए एटीएम मशीन से अपने अकाउंट से मनी विड्रॉ करवा सकते हैं। वी कैन जस्ट ड्रॉ कैश यूजिंग एटीएम मशीन फ्रॉम आवर अकाउंट यूजिंग एटीएम कार्ड। तो ये था एटीएम के कार्ड के बारे में कि एटीएम कार्ड क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड अ क्रेडिट कार्ड इज कार्ड इशूड बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, typically a bank, and it enables the card holder to borrow fund from that institution। यानी बेसिकली ये एक लोन होता है, यानी आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए बैंक से लोन लेते हैं, यानी ना आपके अकाउंट में पैसे होते हैं ना आपके कार्ड में, सिर्फ आप क्या करते हैं, आपको एक बैंक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो बैंक ही होता है वो आपको एक कार्ड इशू करता है जिसे क्रेडिट कार्ड कहते हैं और आपके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आपको कोई फिक्स अमाउंट और फिक्स डेट तक आपको वो उस कार्ड के ज़रिए मनी देता है, प्रोवाइड करता है।
कार्ड होल्डर्स एग्री टू पे द मनी बैक विद इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशंस टर्म्स। जो कार्ड होल्डर होता है, जो कार्ड देता है, वो बैंक के साथ या उस इंस्टीट्यूशन के साथ इस कुछ टर्म्स होती हैं जिनके ऊपर वो फिर उस मनी को उस 1 मंथ या 2 मंथ जितना भी उस बैंक के साथ उनकी एग्रीमेंट होता है, उसके बाद उसको सारे पैसे उसको वापस करने पड़ते हैं विद इंटरेस्ट, यानी सूद के साथ। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड हमारे पास क्या हुआ, एक लोन हुआ कि हम यानी किसी बैंक से लोन लेते हैं क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, और फिर उस लोन को किसी फिक्स डेट के ऊपर हमें वापस करना भी पड़ता है। क्रेडिट कार्ड अलाउज द कंज्यूमर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज बाय बोरोइंग अगेंस्ट एन अप्रूव्ड लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी इस कार्ड के ज़रिए आप कुछ प्रोडक्ट या गुड्स भी परचेज कर सकते हैं। इट इज़ अ लोन, ये बेसिकली लोन होता है, यानी आप कुछ पैसे बैंक से बोरो करते हैं और उसके ज़रिए आप फिर कुछ गुड्स वगैरह ख़रीद सकते हैं। परचेज मेड ड्यूरिंग द मंथ आर बिल्ड टू द क्रेडिट कार्ड होल्डर एंड यू विल पे द बिल एट लेटर डेट, यानी जो जितना 1 महीने में आपने जितने भी परचेज किया या मनी विड्रॉ किया, तो वो सारा आपको मंथ के एंड में आपको बिल भेज दिया जाता है विद इंटरेस्ट, और आपको फिर उस डेट के ऊपर पे करना पड़ता है। अ क्रेडिट कार्ड है 16 डिजिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक 16 डिजिट कार्ड नंबर होता है, और इसके अलावा उसकी एक्सपायरेशन डेट भी होती है। एक्सपायरेशन डेट जो कि एक्सपायर होने पे आपको उस कार्ड को दोबारा रिन्यूअल कराना पड़ता है, एंड अ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसे पिन कोड भी कहते हैं। ये तीनों चीज़ें उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर मौजूद होती हैं। तो ये था हमारे पास क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डेबिट कार्ड। Debit cards allow bank customers to spend money by drawing on funds they have deposited at the bank. डेबिट कार्ड के ज़रिए आपने अपने अकाउंट में जितने पैसे जमा करवाए होते हैं या जितनी मनी आपने डिपॉजिट करवाई होती है, उस मनी को आप दोबारा निकाल भी सकते हैं और उसको किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाय करने के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। डेबिट कार्ड को यूज़ करने के लिए आपके अकाउंट में पैसे होने ज़रूरी हैं, यानी जो पैसे आपके अकाउंट में होंगे आप डेबिट कार्ड के ज़रिए वही मनी क्या कर सकते हैं, उसको विड्रॉ करवा सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो आप डेबिट कार्ड को यूज़ नहीं कर सकते। इससे पहले हमने जो क्रेडिट कार्ड पढ़ा था उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि क्रेडिट कार्ड में आपके पास जो है वो आपके अकाउंट में पैसा होना ज़रूरी नहीं है, आप बैंक से लोन लेते हैं क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, और वो आप एट द एंड ऑफ मंथ आपको उसको पे करना पड़ता है। जबकि डेबिट कार्ड में आपके जो अकाउंट में पैसे होते हैं आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। A debit card is a payment card that makes payment by deducting money directly from a consumer checking account, यानी डेबिट कार्ड एक पेमेंट कार्ड है जिसके ज़रिए हम पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो पेमेंट आपके डायरेक्टली अकाउंट से काट दी जाएगी रादर देन थ्रू लोन फ्रॉम अ बैंक। जैसे कि क्रेडिट कार्ड में होता था कि उसमें आपको लोन दे दिया जाता था, लेकिन इसमें आपके जो मनी है वो आपके अकाउंट से काट दी जाती है। डेबिट कार्ड आल्सो अलाउज अ कंज्यूमर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन। डेबिट कार्ड के ज़रिए आप कोई भी गुड्स या जो है वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, और ये फैसिलिटी आपको क्रेडिट कार्ड में भी अवेलेबल है, यानी ये फीचर दोनों में सेम है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में। अ डेबिट कार्ड हैज़ आल्सो 16 डिजिट कार्ड नंबर, इसके ऊपर भी आपको 16 डिजिट कार्ड नंबर दिखाई देगा, और इसके अलावा इसके ऊपर भी एक्सपायरेशन डेट होगी, और इस एक्सपायरेशन डेट के बाद आपको उसको कार्ड को रिन्यूअल करना पड़ेगा, और एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसे पिन कोड भी कहते हैं वो भी मौजूद होगा। तो ये था हमारे पास डिजिटल पेमेंट मेथड्स। उम्मीद है कि आपको आज के टॉपिक समझ आए होंगे। अगर आपको इस लेक्चर के बारे में कोई क्वेश्चंस हो तो आप मेरी ईमेल wiki_87@yahoo.com के ऊपर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।